मुझे डर है कि लोग इस महंगाई के पीछे पहली मर्तबा निकलना पड़े रोडों पे। पाकिस्तान भर में हमने इमरान खान की क़यादत में एक माफिया को शिकस्त दी। इमरान अपनी टाइम पूरा करे, क्यों हम उससे आगे रुक जाए, क्यों हम उसको कहें कि तुम्हें चलने नहीं देंगे ना, वो तो खुद नहीं चल सकता। अगर इस स्पीड पे खुदा ना खास्ता ये 5 साल तक चलते रहे तो जितना 71 सालों में पाकिस्तान ने डेट नहीं दिया था इतना ये 5 सालों में कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एनआरओ हो रहा है, एनआरओ नहीं हो रहा, कौन एनआरओ मांग रहा है, कौन एनआरओ दे सकता है, ये बहस काफ़ी अर्से से पाकिस्तानी सियासत पे चल रही है। फवाद चौधरी साहब ने कल एक जलम में तकरीब से खिताब के दौरान ये कहा था कि हम पे काफ़ी दबाव है मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के केस से मुतल्लिक, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। आज नून लीग की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि फवाद चौधरी वजाहत करें कि किसकी तरफ से उन पे प्रेशर है और क्या दबाव है, जिस पे आज फवाद चौधरी साहब ने वजाहत की है कि उन्होंने जो दबाव की बात की थी वो दबाव पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की तरफ से है एनआरओ के लिए, लेकिन एनआरओ नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत में। इमरान खान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, लेकिन इस सारे माहौल में अब जो सियासी माहौल है वो काफ़ी कशीदा है, काफ़ी तल्ख है, इसमें तलखी काफ़ी ज़्यादा पिछले अरसे में बड़ी है। और जिस तरह हम सिंध की सियासत की भी बात करें, सिंध की सियासत में भी थोड़ी सी हलचल दोबारा से देखने को मिली है। आज GDA का इजलास हुआ और जिसमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक भी बातचीत हुई और ये तय पाया कि कानूनी ऑप्शन इख्तियार किए जाएंगे हुकूमत को हटाने की अगर बात आती है। और फवाद चौधरी साहब का दौरा जो मुअख्खर हो गया था सिंध का, अब वो अगले 2 दिनों में फिर से सिंध का दौरा भी करने लगे हैं। तो सारे तल्ख माहौल के अंदर हुकूमत ने जो कानून साजी करनी है, एक तो 23 तारीख को मिनी बजट आ रहा है, ये बजट कैसे पास होगा, और साथ ही साथ जो मामला है फौजी अदालतों का, ये भी हुकूमत ने अब अगला जो कल से कौमी असम्बली का सेशन शुरू हो रहा है, मुमकिन तौर पर इसमें फौजी अदालतों की तोसी का बिल भी आएगा। तो कैसे हुकूमत कानून साजी के इस मरहले को आगे लेके बढ़ेगी इस तल्ख सियासी माहौल में, क्योंकि अपोजिशन की जमातें पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखती हैं। सारी सूरत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर सैर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर नुमान वजीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, और शेख रोहेल असर साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम मिनी बजट की तरफ आए, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो एनआरओ की बहुत ज़्यादा गूंज पिछले दिनों से हम पाकिस्तानी सियासत में सुन भी रहे हैं, आज फिर से उसका तज़किरा हुआ, कल से ये डिबेट जारी है। तो नून लीग ने मुतालबा किया कि फवाद चौधरी साहब बताएं कल के बयान पे कि दबाव किसकी तरफ से है। तो फवाद चौधरी साहब ने आज बता दिया कि यह दबाव एक्चुअली किसकी तरफ से है। जरा सुन लेते हैं नून लीग का मुतालबा और फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल, फिर इस पे आगे रद्द-ए-अमल लेते हैं। ये बताएं कि इनके ऊपर किसका दबाव है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हमें किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त 7 साल कैद लेके जो है वो जेल में बैठे। तो ये बताया जाए कि इनके ऊपर प्रेशर कहाँ से है, किसका प्रेशर जो है वो इनके ऊपर है। मैंने ये कहा था कि उन्होंने पूरा दबाव अपना सियासी जो है वो डाला है, पार्लियामान के अंदर भी, पार्लियामान के बाहर भी, लेकिन इमरान खान एनआरओ वगैरह पे तो बिलीव करने वाले हैं नहीं, लिहाजा इनको जो है वो एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है। जी शेख रोहेल असर साहब, फवाद चौधरी साहब ने वजाहत कर दी है कि दबाव कहीं और से नहीं है, आप ही लोगों का दबाव है, पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है। वो कह रहे हैं दबाव नून लीग की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से है, और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया है कि वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। तो आप जितना भी कह लें कि हम नहीं एनआरओ के लिए अप्रोच कर रहे, हम किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रहे, किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि यह आपकी तरफ से सारा दबाव है। बिस्मिल्लाह समरबास, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस मसूफ़ के मतलब मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो गैर अखलाकी भी ना हो, गैर पार्लिमानी भी ना हो, जिससे तकलीफ़ भी ना पहुँचे। लेकिन यकीन कीजिए कि मैं बेबस हो गया हूँ। मैंने वो क्या कहते हैं राइट ऑफ कर दिया। मुझसे अगर पूछते, मैं अगर उनकी किसी भी जगह पे होता, या मैं पॉलिसी मेकर होता, या मैं स्टेटमेंट देने की पोजीशन में होता, मैं यकीन कीजिए मैं इसकी बात को एक कान से सुन के, मिसाल है ना, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल, मैं एक कान से सुन के उसी कान से निकाल लेता ताकि कहीं कोई अंदर दिमाग में कोई चीज़ रह ना जाए। तो मैं वो एक तो मैं बड़ी खुले दिल से आपसे बात कर रहा हूँ।
और जहाँ तक इस वक्त ताल्लुक़ है प्रेशर जो अभी आपके सामने तस्करा हुआ, जिक्र हुआ, अब 5 महीने की आप लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीरें निकाल कर, तो मतलब ब्लैक एंड वाइट है ना, कोई ऐसा तो नहीं जैसे चुप भी हो या पोशीदा हो या उसको आपने छुपा दिया हो या रद्द कर दिया हो। आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप उनकी तकरीरें सुन लें। उस तकरीरों से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कौन सा प्रेशर है जो हमने पार्लियामेंट में उनके ऊपर डाला कि नहीं आप हमारी बात जो है ना वो इसको आप माने, तस्लीम करें। एक बात, हत्ता कि मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने जो 2 तकरीरें की थी, जो बिलावल भुट्टो ने जो तकरीरें की थी, उसमें उन्होंने बड़े खुले दिल से अपने आप को पेश किया था कि अगर आपको हमारे ताउन की पेशकश की थी, बिल्कुल, तो हम हाजिर हैं। इसी तरह ही ऑपोजिशन लीडर ने भी यही कहा था कि अगर आपको ज़रूरत है तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। हाजिर इसलिए कि आपकी हुकूमत के लिए नहीं, इस मुल्क के पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हम हाजिर हैं, हम आपके साथ देने को तैयार हैं। आप पूछिए, लेकिन आपने देखा, देख लीजिए, वो भी निकाल लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड पे मौजूद है, मजा, इतनी तहजीक, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मेरे ख्याल में शायद वो तकरीर करने वालों को परेशानी पशेमानी हुई होगी कि हमने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और किन के सामने किए। उनके सामने जो बेहतरी लाना ही नहीं चाहते थे। अब कौन सी, अच्छा उसके बाद आप बाहर आ जाइए, दूसरी तरफ आ जाइए, कोई एक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो रूए रवां है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी तरफ से कोई एक कॉल अपने जो उनके वर्कर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, जो पार्टी के कारकुन हैं, उनके लिए एक कॉल के आप बाहर निकल आइए और लड़ जाइए, मर जाइए, सब कुछ कर दीजिए, कोई एक बता दीजिए मुझे, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक बात। ठीक, अब ये 2-3 चीज़ें होती हैं ना। उसके बाद हाँ, दूसरी बात, अब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर जो आप गलत काम करेंगे, जो आप चीज़ें, जो जिन चीज़ों से नुकसान पहुंचेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, जो इक़दाम आप उठाएंगे जिनसे आवाम को नुकसान पहुंचेगा, उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, उस पर अगर बात करना आप ये समझते हैं कि प्रेशर है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई अक्लमंद दानिश किस्म के लोग, अकल और दानिश किस्म के लोग, जिनके पास अकल हो और दानिश हो, उनको आपको ज़रूर बेशक उधार ले लीजिए या मुस्तान कर लीजिए या कुछ को कॉन्ट्रैक्ट पे कर लीजिए, कर ज़रूर लीजिए। भाई ये तो हक होता है ऑपोजिशन का यार, ऑपोजिशन का काम है आपकी कोताहियों से, खराबियों से पर्दा उठाना। ठीक, बहरहाल शेख साहब, दबाव की पॉलिसी जो है उसने किसी हद तक तो काम किया है। सर कमरा साहबा, पहले जो मामला था शहबाज शरीफ साहब की पीएससी की चेयरमैनशिप का मामला, अपोजिशन ने मिल के दबाव डाला, हुकूमत को घुटने टेकना पड़े। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के साथ रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला था, अपोजिशन ने मिल के प्रेशर डाला, हुकूमत को घुटने टेकना पड़े। और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो दबाव की बात होती है तो पीपल्स पार्टी की तरफ से दबाव बढ़ा है। क्या इसी दबाव की वजह थी कि जरदारी साहब के खिलाफ जो एक इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस आया था नाअहली का, वो तहरीक इंसाफ ने वापस ले लिया है? तो लग रहा है दबाव की पॉलिसी कारगर तो नजर आ रही है। सैर कमरान साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बात ये कि पहले तो मैं एक मामूली सा छोटा सा एक तबसरा करना चाहूँगी फवाद चौधरी साहब पे। मैं कहती हूँ कि अब कौम भी उनको संजीदा नहीं लेती। पीटीआई में माशाल्लाह बहुत अच्छे सेनेटर नुमान वजीर जैसे संजीदा और एक्सपीरियंस लोग भी हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि फवाद चौधरी जो कि प्रोफेशनली अपनी सर्विसेज उनकी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि अब से पीटीआई में आने से पहले अगर आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें तो उनके जो इमरान खान साहब के बारे में ख्यालात थे वो अगर सुने और आज की जो है जो उनकी अल्फाज हैं उनको सुने तो पता चलता है कि वो सिर्फ साफ पता लगता है कि वो तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि तनख्वाह दे कौन रहा है। बाकी जो है दबाव हुकूमत के वजीर हैं, इमरान खान साहब की काबीना के वजीर हैं, ये तो अब सेनेटर नुमान वजीर साहब बता सकते हैं कि तनख्वाह दे कौन रहा है। मेरे ख्याल में पीटीआई में उनसे बड़ा कोई डिजास्टर नहीं है, क्योंकि वो बगैर सोचे समझे, सिर्फ मैं समझती हूँ कि अगर वो सोचते हैं कि इससे जो है वो नाकामियाँ छुप जाएंगी, इससे जो है इन कैपेसिटी जो इनकी नहीं है या जो इनएबिलिटी है वो छुप जाएगी, तो वो नहीं छुपेगी। वो वाजे है, अब 5 महीने हो गए हैं, आवाम की सफरिंग्स बढ़ती जा रही हैं, वो इस किस्म के जो है ना बयानात से नहीं छुपेगी। जिस तरह का तल्ख सियासी माहौल है उसमें ही उनकी पार्टी के नज़दीक ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब, उनकी गवर्नमेंट के नज़दीक।
देखिए, मेरा ख्याल है कि तल्ख माहौल जो है वो हुकूमत की ज़रूरत नहीं होता, हुकूमत की ज़रूरत होता है कारकर्दगी। स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की अब तक नजर आई है हमें, वो तो उसमें तो मैं कहूँगी ये अफसोसनाक स्ट्रेटजी है। दे हैव टू रियलाइज कि अब वो हुकूमत में है। बाकी रह गया प्रेशर की बात नहीं थी। अगर इनके पास जरदारी साहब के खिलाफ कुछ होता तो इलेक्शन कमीशन से वापस नहीं लेते दरख्वास्त, ये इन्होंने अपनी जो है वो झेप मिटाई है। अगर होता कहते हैं अब हम जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, ना हाई कोर्ट ना किसी लोअर कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, और जो है जाना इनको इलेक्शन कमीशन में ही चाहिए था अगर इनके पास कोई शवाहिद होते। अभी तो अलीमा खान जो कि हमशीरा हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उनकी जो है वो न्यू जर्सी में जो है वो बेनामी जायदादें निकल आई हैं। अभी तो उसका जवाब दें। मेरा ख्याल है कि उस पर एक JIT बनने की ज़रूरत है, तहकीकात शफाफ होने की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि वो शफाफ तहकीकात जब तक ना हो जाएं तो उस वक्त तक किसी और किस्म का दावा करने की जो है कोई बनती नहीं है। JIT के तो आप बड़े खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब के खिलाफ बनी, आप तो उसकी बड़ी खिलाफ बातें करते हैं। इधर उधर आप JIT को नाजायज़ करार दे रहे हैं, गलत करार दे रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि JIT बननी चाहिए? हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ जो तरीक़ेकार आप अपोजिशन के लिए अपना रहे हैं वो अपने घर से जो है उसकी इब्तिदा कीजिए। खान साहब के कहने पे तो नहीं बनी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे बनी थी, खान साहब ने नहीं बनाई। बात ये कि हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह के फैसले जो है अपोजिशन के लिए आते हैं उसी तरह के फैसले हुकूमत के लिए आए। प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, उनको खुद चाहिए कि वो कहें जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको खुद चाहिए कि कहें कि साफ और शफाफ अमल होना चाहिए एहतसाब का, और ये मेरे घर से शुरू होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर को जो है गैर जानिबदार होने का सबूत देना चाहिए, एक तरफ हो जाए जब तक कि उनकी बहन के खिलाफ जो है वो फैसला हो नहीं जाता। यानी आपकी पार्टी कोई NRO नहीं मांग रही? इन शॉर्ट अगर आप बात करें, कौन सा NRO? अगर मैं कहती हूँ कि खाली मैं तो कहूँगी फवाद चौधरी ना रो। तुम ये रोना रोने से जो है नहीं बदलेंगे हकायक यही रहेंगे कि आप की कारकर्दगी बदतरीन है, आवाम की सफरेंस में इजाफा हो गया। आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने 50 लाख घर मिसमार कर दिए, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आप तो जाते जाते 1 करोड़ लोग बेरोजगार कर देंगे। तो इसके लिए इस किस्म के लोगों को ना इन चीज़ों में उलझाएं। अवाम अब तंग आ गई है। वो आप कंटेनर वाली तकरीरें कंटेनर पे अच्छी लगती थी, आज कारकर्दगी दिखाइए। सेनेटर नुमान वजीर साहब, अब पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने किसी किस्म का कोई NRO नहीं मांगा हुकूमत से। यही बात नून लीग भी कर रही है। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जेल काट रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जेल काट रहे हैं, NRO लेना होता तो हम जेलें ना काटते, 183 पेशियां ना भुगतते। तो किसने मांगा NRO, किससे मांगा NRO? बार बार ये वुज़रा की तरफ से भी कहा जाता है कि 2 अरब लेके हमें छोड़ दिया जाए, इस तरह की बातें बहुत सुन रहे हैं। तो ये मामला है क्या सारा? NRO किसने मांगा? देखिए जी, मैं इससे पहले जो पास्ट में NRO हुआ था उसको रेफर करता हूँ। सही, वो भी आपने अगर आप कॉन्क्रीट एविडेंस की बात करें ना कि उस वक्त एविडेंस क्या था, कोर्ट में टेस्ट ऑफ ट्रायल, कोर्ट में ट्रायल स्टैंड करता या नहीं करता, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन NRO हुआ था, सिमिलर कंडीशंस हुआ था। अभी भी मेरे हिसाब से वैसी कंडीशंस हैं। इन द पास्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, ओवर द पैसेज ऑफ 1960s, 70s, 80s आज तक जब देखें, करप्शन ओवरऑल हमारी सोसाइटी में बढ़ती गई है और ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे तक करप्ट, मैं नहीं कह रहा सर ऊपर नीचे होता है। ये एक ट्रेंड जो है इसको हमने ठीक करना है एज अ नेशन। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन का ख्याल करना है, इस चीज़ को हमने ठीक करनी है। इसलिए आप देखें, अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब, मोहतरम नवाज इस तरह भी इस दिन जेल 7 साल की कैद है। बाकी उनके शरीफ खानदान का जो है वो भी आपके सामने है। जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि सब पर केसेस भी लगे हुए हैं, केसेस भी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नैब में भी हो रहा है, पीपल्स पार्टी वाला हो या PMLN वाला हो, इंक्वायरियाँ वगैरह चल रही है। इट्स जस्ट नेचुरल जो कहते हैं ना कि उसके अंदर आप ऐसी चीज़ सामने आएगी कि जी NRO एक वे आउट है इनको इस चीज़ से बचाने के लिए। अगर आप कहें कि जी कंक्रीट कोई नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली इमरान खान को फ़ोन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नईमुल हक साहब ने भी कहा है, नईमुल हक साहब ने भी कहा है कि पैगामात आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं रिलीफ के लिए। देखिए, हैविंग सेड दिस कि मैंने आपको पास हिस्टोरिक जो बात बताई कि कोई ये होता है जैसे हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में किडनैपिंग के बड़े केसेस होता है। जो किडनैपर होता है वो कभी नहीं नेगोशिएट करता था, थर्ड पार्टी नेगोशिएट करती थी। तो थर्ड पार्टी, बट देखिए हैविंग सेड दैट,
आपका जो है ये इसका जवाब फवाद चौधरी साहब इसका सही जवाब देंगे। मैं तो अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ तक उनकी एग्रेसिव तरीके की बात करने का तरीके के ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैं तो मुशाहिदुल्लाह से भी बहुत डरता हूँ। जो सेनेटर है हमारे PMLN के, वो इतनी एग्रेसिव बात करते हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकता उनके सामने कुछ चीज़ें कि ये ना कि बेइज्जत करके रखें। ये दोनों से ऑफ द सेम टाइप, वो उधर से करता है, ये उधर से करता है। बाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स हैं, आई सी इन द पास सेनेट के अंदर भी मिनिस्टर्स, हमारे PTI के मिनिस्टर्स ज़्यादातर तो वो अपोजिशन वालों के साथ बैठ के कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये कभी पास में नहीं होता। ये एक बड़ा फ्रेंडली सेनेट के अंदर हमेशा ये रहा, नेशनल असेंबली की बात नहीं करता, सेनेट के अंदर एक बड़ा हार्मोनियस रिलेशनशिप था, वो चल रहा था और वो चलना भी चाहिए, वैसे होना चाहिए। ये एग्रेसिवनेस, मैं एक बात कहता हूँ जी, गवर्नमेंट को इतना एग्रेसिवनेस नहीं शो करनी चाहिए। हमने बहुत कर्टेल की हुई है अपनी तरफ से। मैंने बताया जब आप फवाद चौधरी को एक मिसाल लेते हैं ना, बाकियों को भी देखें, लेकिन वी हैव टू हैव पीपल लाइक फवाद चौधरी टू काउंटर मुशाहिदुल्लाह एंड काउंटर अदर्स, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो ये एक सिचुएशन है। पास्ट NRO भी था, ये भी वैसे ही केस है कि वैसे NRO एक चीज़ सामने बात करने की कोशिश हो रही है, इनडायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। बेहतर जवाब मैं जैसा आपको कहा फवाद चौधरी खुद ही दे देंगे इसके बारे में। चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम नुमान वज़ीर साहब से ये भी जानेंगे कि इस सारे मामले में ज़ाहिर अब आपने कानून साजी आगे लेके चलनी है। तल्ख माहौल तो है, ये क्या ये गवर्नमेंट को सूट करेगा? आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तजर्बात, आप कर्टेल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तल्खी काफ़ी ज़्यादा है। इस माहौल में कानून साजी कैसे होगी? बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। बात चल रही थी ब्रेक से पहले तल्ख सियासी माहौल की, और इस तल्ख सियासी माहौल में ही जाहिर है अब कल से जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है, इसमें फ़ौजी अदालतों का बिल भी हुकूमत ने पेश करना है, और साथ ही साथ जो मिनी बजट है वो भी 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। मिनी बजट पे भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद आ रही है अपोजिशन की, दोनों बड़ी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और टफ टाइम देने का इरादा दोनों जमातें रखती हैं। तो शेख रोयल असगर साहब, मिनी बजट आ रहा है, 23 तारीख को फ़ौजी अदालतों का बिल आना है, तो कोई कंडीशनल सपोर्ट मिल सकती है गवर्नमेंट को? ज़ाहिर मुल्क ने तो आगे जाना है, इशूज़ तो चलते रहेंगे ये, या फिर एक फैसला हो गया है कि टफ टाइम देना है पार्लियामेंट के अंदर? समरबाज से एक बात ज़हन में रखना, मैं आपको पहले भी अपनी बातों में कह चुका हूँ। पहले मैं दो बातें आपसे अर्ज़ कर लूँ, दो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जो आपने जो मुद्दा उठाए थे। एक था आपका चेयरमैन सेनेट का, जो आपने जिक्र, चेयरमैन PAC। जी बस ये अजीब सी मुझे मेरी समझ से, सोच से बालातर थी चीज़ कि ये क्या किस्सा लेके आप बैठे हुए। ये एक जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के तहत ये था कि चेयरमैन जो होगा PAC वो अपोजिशन की तरफ चले गए। PTI उस मुआहदे में शामिल नहीं थी, लेकिन होता ये है कि आप जो बेहतर चीज़ें होती हैं उनको आप अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं या उनको आप अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं उन चीज़ों को, और उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कारकर्दगी होगी, आप देखेंगे, और देखने के बाद आप देखेंगे कि जो लोग इस बात पे बड़े तावले हुए थे, बहुत लेके इसको इशू कर रहे हैं, बड़े शर्मिंदा होंगे, लेकिन हमारे यहाँ शर्मिंदगी वाला लफ्ज़ जो है ना वो बिल्कुल अबस है, वो होता ही नहीं है। अभी भी कुछ काबीना के वज़रा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले के खिलाफ। शेख रशीद साहब कह रहे हैं, एक मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि मैं बड़े कोई अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बल्कि उर्दू की डिक्शनरी जो थी उसमें भी देखने की कोशिश की है, लेकिन मुझे कोई अल्फाज ऐसे मिले नहीं। ये काबिल सताइश है कि आप कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। चले आप मैं नहीं करता नहीं हूँ, मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं आपको समझ, वो अल्फाज जो है बिल्कुल उन अल्फाज की तौहीन होगी। अगर मैं वो अल्फाज अदा करूँ ना तो वो इन अल्फाज की तौहीन होगी इनके इशू की तरफ आ जाते हैं शख्सियात के लिए। मैं आगे चलता हूँ ना, मैं आपको जो बात करता हूँ, हालांकि वो शख्स जो कह रहा है वो खुद 4 साल उस कमेटी का, और आप एक काम कीजिए ना समरबाज, आप उसकी कारकर्दगी निकाल लीजिए 4 साल में, उसकी क्या कारकर्दगी है उसके PAC में। इत्तेफाक से मैं भी उसका मेंबर था और आज भी हूँ उसमें, और वो एक ऐसी फोरम है जिसमें कोई किसी के लिहाज नहीं है। एक बात तो है। दूसरा आ गया प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो एक
कानूनी एक आपका हक है कि आप अगर असेंबली के मेंबर हैं तो आप लिख के, और ये स्वाबदीद है आपके स्पीकर की कि वो उस पे प्रोडक्शन ऑर्डर्स उस पे जारी करेगा जो उसका एक मेंबर कस्टोडियन है ना। गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा क्रेडिट ले रही है। गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा, रोहेल असगर साहब, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास ऑप्शन था, इसकी कानूनी तशरीह मौजूद थी कि जेल से माजी में आते रहे हैं लोग। नहीं, वो ये कहते हैं, जो हमने तशरीह की है, वजीर कानून ने भी वजाहत की थी जब शहबाज शरीफ साहब आए थे कि हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, इधर भी इसकी हम कर सकते थे तशरीह, उस तरफ भी कर सकते थे। कानून कौन है आपको पता है? याद है ना वजीर कानून कौन है? फरोग नसीम साहब, ज़ेरे तफ्तीश जो केस है, अगर तो उससे हम नहीं भी बुला सकते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं भी जारी कर सकते थे। माजी में जेल से लोग आते रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है समर अब्बास, गलत है यार, मैं यही तो कह रहा हूँ, गलत है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपके पास बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बैठा हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ था वो इस नाचीज का हुआ था। तो ऐसी मतलब मैं कैसे आपकी बातें मान लूं? मैंने तो तजर्बे की रोशनी में आपसे बातें कर रहा हूं ना। ये स्पीकर की एक स्वाबदीद इसलिए है कि स्पीकर कस्टोडियन है उस हाउस का, उसके सब क्रॉस द बोर्ड, ट्रेजरी बेंचेस हो, अपोजिशन हो, वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। वो उसने हमने जिम्मेदारी निभाई है। अगर नहीं निभाता तो हम उस पर ये बात उसको बार बार बावर करवाते हैं कि ये आप अपनी जिम्मेदारी निभाने से कासर हो रहे हैं और आप पे कोई प्रेशर है। प्रेशर तो उन पे था कि प्रेशर ये था कि आप ये ना करें, लेकिन चूंकि ये कानूनी बात थी उनको करना पड़ा। ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि कितनी जिस वक्त हमारे ज़माने में आर्मी कोर्ट्स के बारे में बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ थे, बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ थे और बहुत सारे लोगों को उस पर रिजर्वेशन थी। लेकिन हमने सबको बैठा के कॉन्फिडेंस में लेके उनको कन्विंस करके उस पर हमने काम किया था। फिर उसके बाद उसकी एक एक्सटेंशन की बात पहले पैदा किया था, भी आपने बात किया। एक बात हमेशा याद रखिए, उस असेंबली के माहौल को बेहतर रखना ऑपोजिशन का काम नहीं है, वो आपके ट्रेजरी बेंचेस का काम है। ऑपोजिशन ने तो दोनों का है, लेकिन ट्रेजरी का ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूं ना कि उसमें अगर आप जैसे वाइस वर्सा है ना, अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आप अच्छी बात सुनेंगे, अगर आप गलत बात करेंगे तो आप गलत बात सुनेंगे। जैसे अभी मेरे अजीज कह रहे थे ना कि मुशाहिद खुद नहीं करते, मुशाहिद को सेनेट चेयरमैन ने बैन नहीं किया सेनेट के इजलास से। किसको बैन किया? वजीर को बैन किया कि तुम नहीं आओगे इधर। अब जरा गौर कीजिए ना, कितना बड़ा एक स्टेप लिया। क्यों? अल्फाज की वजह से। आप मुझे अगर बुरा कहते हैं तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके बुरा कह दीजिए, तो मेरे ख्याल में सुनने वाले, देखने वाले बेहतर महसूस करेंगे। तो सर आपके वज़रा भी बड़ी सख्त बातें कर जाते थे। ख्वाजा आसिफ साहब के आपके सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनकी तकारीर भी जो वजीर होते हुए करते थे। क्या बात की थी उन्होंने? क्या बात की थी? वो जो एक बड़ी मशहूर हुई थी, वो जो आप बहुत जिक्र करना चाहते हैं। नहीं, कुछ उन्होंने खाम खा दोबारा ना कर लिया, आपने पीछे ना पड़वा लीजिएगा। मतलब किसी वक्त देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी वक्त जोश जज्बात में बात तो हो जाती है, आप जज्बात में बह जाते हैं, आप जोश में बह जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हर वक्त आप इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। मेरे जैसा बंदा जो आपके सामने है, मेरी आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, और कौमी असेंबली की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, यानी कि इस शख्स को तो मैंने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो बाद में मुझे खुद शर्मिंदगी थी कि मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, क्यों मैंने किए ऐसे अल्फाज। तो सर फिर पॉलिसी क्या है? वोट करेंगे या टफ टाइम देंगे? नहीं, देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, ये डिपेंड करता है ट्रेजरी बेंचेस पे आप किस तरह का माहौल पैदा करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह की हमसे फैसिलिटेशन लेना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन जमातों को साथ लेकर उनको अपने हम नवा बना के फिर कोई फैसला करेंगे। अकेले मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अकेले फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, और ये सारी जमातें जब तक एक नुक्ते पे यकजा नहीं होंगी, मेरे ख्याल में शायद नहीं होगा। इसके लिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि PTI को ऐसे लोगों की एक तश्कील देनी चाहिए, कमेटी बनाई है, परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे मुश्तमिल है। ठीक है सर, कमरान साहिबा, अब जो मामला है बेहतर होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुनासिब नाम उन्होंने चूज़ किए। बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर बड़े मुतहर्रिक हैं अपोजिशन को जोड़ के रखने में। सर कमरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मुस्तरद कर दिया है आइडिया ही मिनी बजट का।
शरीर इमान साहबा कह रही है कि भरपूर मुखालफत की जाएगी पार्लियामेंट के अंदर मिनी बजट की। वो कह रही है कि अब सालाना बजट की तरफ जाएं, ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हमें इशारे मिल रहे हैं, हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर हमारे पास तादाद पूरी है, नंबर्स पूरे हैं, हम वहाँ से बिल पास करवा लेंगे। फनास बिल की बात करते हैं वो। सेनेट में फनास बिल आपको पता है कि लाजमी नहीं होता कि सेनेट से मंजूर करवाया जाए। तो ये तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा कह रहे हैं, उनके हुकूमती लोग ही कुछ कह रहे हैं, तो हमें तो इतनी टेंशन नहीं है, आप जितना भी मुखालफत करें, टफ टाइम दें, वहाँ पे आप अपोजिशन करें, वोट ना भी दें, फनास बिल तो पास हो ही जाएगा। बात यह है कि जब हुकूमत हो ही उस फ्रेम ऑफ माइंड में कि हमने बुलडोज करना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हम इस पे बहस या बात करें ही नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बुलडोज करना तो इन्होंने कमेटी बना दी है, वो आपसे राब्ते तो करेंगे। देखिए बात ये है कि एक माहौल होता है ना, एक हुकूमत इस मोड में होती है कि हमने अमूरे हुकूमत जो है वो चलाने हैं, तो हम ऐसा माहौल बना के रखें। देखिए जिस चीज़ का नाम लेकर इन्होंने ये सिनेरियो बनाया हुआ है एहतसाब का, वो तो इदारों का काम है ना। ये तो ना नैब के हेड हैं, ना ये जो है इदारों के पर अदालत को के फैसले ये करेंगे। तो मसला ये है कि इन्होंने ख़ुद एक ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ पर जो है अपोजिशन के दरमियान और इनके दरमियान में एक बड़ी खलीज पैदा हो गई है। अब उस खलीज को पुर करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। हम जो देख रहे हैं कि पिछले जो कई फ़ैसले आए जिससे हुकूमत की, मैं समझती हूँ कि मुल्क को जो है ना माशी तौर पे बहुत नुकसान पहुँचा, तो पीपल्स पार्टी को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये शुगर कोटेड पॉइज़न शायद जो है वो आवाम के लिए जो है काबिल बर्दाश्त ना हो। इसलिए पीपल्स पार्टी जब बात करती है तो पाकिस्तान के अवाम की बात करती है। पहले तो मैं कहूँगी कि असद उमर साहब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जहांगीर तरीन के, उनको तो दूर करें, जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को तो दूर करें। फिर मुझे समझ में नहीं आता, मैंने सेनेट में मेरे कुलीग रहे हैं सेनेटर नुमान वज़ीर, और मुझे पता है उनकी बड़ी गहरी नज़र है माशियात पे। तो इतने सीनियर मेंबर्स के होते हुए जिस किस्म के फैसले हो गए आज तक, आप ये देखें कि मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा, एक डिजास्टर आया, फाइनेंशियल डिजास्टर। गवर्नमेंट तो आपसे पूछती है कि कौन सा हमने ऐसा फैसला किया है जिससे मईशत हमने खराब कर दी। वो तो उल्टा कहते हैं पिछले 10 साल के अंदर जो दो जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग बरसरे इक्तदार रही, आपने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। हमें तो आए 4 से 5 माह हुए हैं, हम तो उसे बेहतर कर रहे हैं, फायर फाइटिंग कर रहे हैं। कौन सा ऐसा फैसला हो गया जिससे उनकी मईशत तबाह हो गई? देखिए ये जो खाली ज़ुबानी कलामी बयानियाँ है ना, ये मैंने ये बताया कि अब ये अपोजिशन में कंटेनर पर नहीं है, अब ये नहीं तो चलेगा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, बाला अगर 2-3 दोस्त ममालिक से अगर फंड्स आ गए हैं, ये तो अच्छी खबर नहीं। अच्छा हम तो ये कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल वेलकम करती हूँ कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और वो फंड्स आ गए। लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर एतराज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ने जाते हुए जो बयानिया पाकिस्तान का बनाया कि आई एम डेस्परेट, वी आर डेस्परेट। खुदारा पाकिस्तान की जो साख है, जो पाकिस्तान का इमेज है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देखें सऊदी अरब जैसा मुल्क पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई है, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जब पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, खराबी कहाँ है? देखिए खराबी जो है वो मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि होमवर्क और प्लानिंग नहीं है। ये अपने भी तमाम मेंबर्स को, मुझे लगता है कि अपने भी तमाम मेंबर्स की जो राय है वो नहीं ले रहे, क्योंकि मैंने देखा है स्टैंडिंग कमेटीज़ में, मैंने देखा है कि नुमान वज़ीर साहब की बड़ी एक गहरी नज़र है माशियात पे। फिर मुझे खुद आप अभी देखें सामने है कि जहांगीर तरीन साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं असद उमर की माशियात के ऊपर, और जो किस्म के वो फैसले कर रहे हैं। फिर आप ये देखें कि ये गलत फैसले ही तो थे कि अब 5 महीनों के अंदर जो है 5 टाइम्स ज्यादा हो गई है सेंट्रल बैंक की बोरोइंग। आप ये देखें कि मुल्क का मैटर करते हैं क्या जी, वो तो कैबिनेट के मेंबर नहीं है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी आपके बकौल, वो तो मैटर करते हैं क्या? देखिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, पार्टी के तो हैं, पार्टी के तो हैं। अगर वो कैबिनेट के मेंबर नहीं है तो मुझे बताएं कि वो रोजाना प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों बैठे होते हैं? वही मतलब या तो ये पता लग जाए मुझे कि फैसले कौन कर रहा है, क्योंकि सफर तो आवाम कर रहा है ना। अगर आपके जो है रिजर्व्स कम हो गए हैं, बजाय आपको ये तमाम पैसे मिलने के बावजूद भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम है, अगर आपकी बोरोइंग बढ़ गई है, अगर जो है महंगाई बढ़ गई है, अगर तेल गैस और पानी नहीं है, तो सफर तो आवाम कर रहे हैं। अभी 15%
जो है वो मेडिसिन की कीमत बढ़ गई है। अब लोग क्या करें, सिर्फ मेडिसिन की शक्ल देख के अपना इलाज कराएं? तो ये बताएं कि इस किस्म के फैसलों के ऊपर तकलीफ तो आवाम को है ना। देयर इज लॉट टू रिस्पॉन्ड। जो नुमान वजीर साहब के लिए काफ़ी कुछ है रिस्पॉन्ड करने के लिए। नुमान वजीर साहब, एक तो जाहिर है जो बात होती है कि डायरेक्शन समझ नहीं आ रही हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ की। पहले 1 सितंबर में आप लेके आए मिनी बजट, फिर अब दोबारा विद इन 5 मंथ्स दूसरा मिनी बजट आप लेके आ रहे हैं। क्या ज़रूरत पेश आई कि 5 महीने के अंदर आपको दूसरा बजट लाना पड़ रहा है? और बजट से मुतल्लिक एक बड़ी मशहूर बात है कि कभी भी ये अवाम की फलाह के लिए रिलीफ इसमें नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ हुकूमत ने अपने लिए ही निकालना होता है। ज़ाहिर है मुआशी जो चैलेंजेस होते हैं उनसे निपटने के लिए लाया जाता है। तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई? और दूसरा ज़रा बताइएगा कि कैसे कंसेंसस पैदा करेंगे सारे मामले पर? फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इन द पास्ट आपने जो बात की उसको ज़रा क्लियर कर दूं। आपने कहा पब्लिक अकाउंट कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो होएगा पीएसी का चेयरमैन, और ये एक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत चीज़ है, लॉजिकली स्पीकिंग वेरी रॉन्ग, क्योंकि पास्ट हुकूमत जिसकी रही है, अब एक नई हुकूमत आई और उसको ही आप कहते हैं कि वही चेयरमैन बन जाएगा, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मैं अब का केस की बात नहीं कर रहा, जनरली मैं बात करता हूँ, ये होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए जिस गवर्नमेंट की इंक्वायरी हो रही है ना, तो दूसरा उसका हो। अगर पीछे पीटीआई की हुकूमत थी तो अब पीटीआई का पीपीएससी में चेयरमैन नहीं होना चाहिए, किसी और पार्टी को होनी चाहिए। ये एक नेचुरल सेंस, नेचुरल जस्टिस से डील करता है उससे। नंबर 2, आपने बात की, अपना असगर साहब ने बात की कि गलियों पर, मेरे नहीं ख्याल में गलियों में किसी को लोग आएंगे। पीपल नो देम, सारों को पता है कि पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है। गलियों में आना अगर आ सकते तो ले आते, वो उनको पता ही नहीं आना, वो आना ही नहीं है। तीसरी बात आपने की अलीमा खान के बारे में बात की। अलीमा खान इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑफ इमरान खान, वो एक इंडिविजुअल अपनी टू हरसेल्फ शी इज एन इंडिविजुअल। उसके खिलाफ जो इंक्वायरी करना है, जो पता करना है आप करें, नो वन इज स्टॉपिंग, ये आप बिल्कुल करें। उसका रिलेशन बहन है, लेकिन उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नॉर इज शी डिपेंडेंट ऑन। नहीं, नुमान वजीर साहब, जहां पे जो क्वेश्चन उठता है वो बोर्ड की मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं इसकी नमल कॉलेज की भी, और साथ ही साथ जो आपका बोर्ड है शौकत खानम का, उस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। खान साहब को वजाहत कर नहीं देनी चाहिए सारे मामले पे? अगर उनका कोई इससे कोई लिंक नहीं है सारे मामले से, वो अपने आप को वजाहत कर दें, बता दें कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले। मेरा ख्याल सवाल उठ रहे हैं ना, सवाल उठ रहा है। देयर इज नो नीड, वो बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं शौकत खानम की होगी, उनकी छोटी बहन डॉक्टर उज़मा भी शौकत खानम की है, बट अगर आप एक बोर्ड का मेंबर, मैं सुई नॉर्दर्न के बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं स्मीडा का बोर्ड का मेंबर हूँ, इट डजंट मीन एनीथिंग, आई एम ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। अगर आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखें, उसका क्या कानून बता दिया, ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज देखें, इफ यू आर देयर ऑन द बोर्ड, इसका कुछ मतलब नहीं कि आप कोई गलतियां कर रहे हैं, यू आर जस्ट अ मेंबर। एक तो फंड रेजिंग भी तो कर रही है ना अलीमा खान साहब, अभी जापान में गई थी सिडनी में, उन्होंने फंड रेजिंग तो वो कर रही है पार्टी के लिए, खुद जाके करती हैं। तो फंड आता है जो शौकत खानम के अकाउंट में आता है, नमल के अकाउंट में आता है, किसी पर्सनल अकाउंट में गया तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पकड़ना चाहिए। इफ यू हैव एविडेंस, अगर किसी के पास एविडेंस है, बिल्कुल गलत काम है, उसको चीज एविडेंस को सामने लिया जाए, उसको देन इट इज क्लियर क्यों गलती हुई है। तो ये इस तरह कोई चीज नहीं है। अगर आपकी इजाजत मैं मईशत पर थोड़ा कमेंट कर दूं। जरूर जरूर जरूर, मेरा सवाल ही मईशत से मुतल्लिक ही था सर। अच्छा सर, बात ये है कि मैं अब सैर कामरान साहब, मैं रोहित असगर साहब, मैं इनको कुछ चीज़ें 5-6 चीज़ें हम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। नंबर 1, हम कहते हैं कि SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, जो 80% लोगों को रोजगार देता है, उसको हम इंसेंटिव देना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं। ये क्या मैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? पॉलिसी की आपने बात की ना, SME की तरफ हमारी पॉलिसी है। डेट बेस्ड ग्रोथ हम नहीं चाहते। पिछली हुकूमत ने कर्ज दिया, फॉरेन फंडिंग, डेट बेस्ड ग्रोथ किया और डेट बेस्ड कंजम्पशन ग्रोथ की, हम इसके अगेंस्ट हैं। तीसरी बात, हमारा शॉर्टफॉल है, आपको पता है फिस्कल डेफिसिट है, कोई 3000 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट है, कोई 1200 अरब सर्कुलर डेट है, 180 अरब रुपए का हमारा सुई गैस का लॉस कर रहा होता है। ये सारी चीजें, इनको हमने हेड ऑन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इस पर लॉस करते रहें और आगे चलते रहें, तो डेट बेस्ड ग्रोथ करते रहें, तो नहीं, वी डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग। जहां से टैक्स का ताल्लुक है, टैक्स हमने लगाना है। अब टैक्स लगाना, रेवेन्यू जनरेट करना, किस पर लगाया जाए? मेरे घर का बिल आता था सुई गैस का 30,000 रुपए महीने का, इस पिछले महीने आपको पता है इट इज 150,000, 1,50,000 आया। सही किया है, मालदारों पर टैक्स लगाया और मालदारों पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन मेरे जो स्टाफ है, जो मेरे घर पर काम करते हैं, उनका वही 1,000-1,200 रुपए बिल आ रहा है।
तो जो स्वी नॉर्दर्न के या स्वी सदर्न के जो टैरिफ रेट की एडजस्टमेंट हुई है वो हुई है लो टैरिफ पर कोई इंक्रीज नहीं किया। सबको जरा टोक लूं, बिल्कुल, आपका कोई सवाल है तो उठा लें, आप एक नाजायज काम कर रहे हैं, आप एक नाजायज काम कर रहे हैं। 1,50,000 इसलिए आपका बिल आया कि आपने एक जनरेटर लगाया हुआ है, तो जनरेटर आप कर नहीं सकते, लगा नहीं सकते उस पे, इसलिए आपका 1,50,000 बिल आया। तो इसलिए जो आप नाजायज काम करेंगे आपके लिए वो जायज है। मैं रोयल असगर साहब मेरे बारे में आप बोले करूं, आपको पता नहीं मेरे घर में नहीं, मैं मुझे नहीं पता आपको मेरे घर में कहां से जनरेटर लगा। मेरे घर में अंडर फ्लोर हीटिंग है, उसकी वजह से इतना गैस बिल आता है। मैं रोयल असगर साहब प्लीज डोंट गेट पर्सनल, वरना पर्सनल मैं भी स्टील सेक्टर को और आप भी स्टील सेक्टर के हैं। मैं अगर बोलना शुरू कर दूं शायद बहुत बड़ी बातें कर जाऊंगा जो मैं नहीं करना चाहता इस वक्त, तो फॉरगेट, लेट अस नॉट से दीस थिंग्स। मैं पर्सनल कुछ नहीं कहना चाहता। पॉलिसीज पे आ जाते हैं, पॉलिसीज पे मैं आपको कहना चाहता हूं we are रोयल असगर साहब मेरी बात सुने, we are PTI is like Robin Hood, we will tax the rich। हम मालदारों को टैक्स देंगे। मैं सैर कामरान साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे पास हुकूमत के पास पैसा नहीं है तो पैसा हम कहां से करें? हम PMLN की तरह नोट प्रिंट करना शुरू, 1200 अरब के नोट प्रिंट किए गए कि लास्ट 1 साल के अंदर नहीं करेंगे हम ये चीज, हम टैक्स करेंगे। ये सारा जो मैंने आपको 5 साल में अभी भी नोट 5 महीने में आपने कितने नोट छापे? अभी भी नोट प्रिंट हो रहे हैं, सेंट्रल बैंक से बोरोइंग बढ़ गई है। सॉरी नुमान साहब, आपने मुझसे, आपने क्योंकि नाम लिया तो मैंने कहा मैं बोल दूं कि अभी भी नोट प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक से बोरोइंग जो है वो 5 टाइम्स ज्यादा इन 5 महीनों में अगर कंपेयर करें पिछले इसी अरसे की। तो ये मैं कह रहा हूं ना, और टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स नेट आप ज्यादा लोगों को उसके अंदर लेकर आए, टैक्स में टैक्स का बोझ लोग। और ये बार बार खान साहब कहते भी रहे अपनी हर तकरीर में कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे नहीं बल्कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे। नहीं, मैं एग्री विद यू, बिल्कुल टैक्स नेट बनना चाहिए। अभी जो 8 लाख से इस दफा रिटर्न आई 14 लाख, इसके अंदर कुछ हमारी मेहनत, कुछ पिछली गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्ट किया उसकी वजह होगी, लेकिन यू डेड राइट, ये 1.4 मिलियन कुछ चीज ही नहीं है, ये 3-4 मिलियन होना चाहिए। लेकिन हम वो हरकत भी नहीं करेंगे। ये PMLN ने कहा जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो NTN में कन्वर्ट हो गया, किसी का भी कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसी लिप सर्विस करना, ऐसी बात करना जो कर ही नहीं सकते, वो हम हरकत नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहली दफा पाकिस्तान में सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कहा आपकी फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी लिंक्ड विद इकोनॉमिक पॉलिसी, और उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपकी परफॉर्मेंस, आपका KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक मेजर चीज ये होगी कि आपने कितना ट्रेड इंक्रीज किया। तो ये चीजें हम करना चाहते हैं। इसमें कोई अगर रोयल असगर साहब या सैर कामरान साहब ये मुझे क्या कि हम गलत कर रहे हैं, और ये चीजें बिल्कुल मैं चाहूंगा कि सेनेट में, पार्लियामेंट में डिबेट किया जाए, शायद कोई हमें अच्छा आइडिया दे और हम एज अ पाकिस्तानी उसको लेकर आगे चलेंगे। पॉजिटिव डिबेट होगी, पॉजिटिव डिस्कशन होगी, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। दो बुनियादी चीजें नुमान वजीर साहब, आपकी FBR की कलेक्शन कम हुई 5 महीने में, आपकी रेमिटेंसेस जो है कम हुई, क्यों? इसलिए कि आप पे फिर कॉन्फिडेंस नहीं, क्या बात की, क्या सरमायाकारी भी नहीं आई है। नवंबर में रिकॉर्ड निकाल लीजिए, नवंबर में रिकॉर्ड 2.004 बिलियन रिमिटेंस आई है, रिकॉर्ड रिमिटेंस आई है। तो पहले ये वही रेमिटेंस नहीं है, वो आपकी वो है जो आपने उसमें लिया उनसे। मैं आपको ये कह रहा हूं सर, ये टिपिकल आप वो बातें कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में होती हैं, जो फैक्ट्स पर बेस ही नहीं होती हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, नवंबर में रिकॉर्ड रिमिटेंस $2.004 बिलियन डॉलर आया। पार्लियामेंट में फैक्ट बेस्ड बातें नहीं होती हैं क्या? तो बड़ी बदकिस्मती नहीं होती, सारे रिटोरिक होती है, ऐसी बातें कर रहे होते। पार्लियामेंटेरियंस 90% को इकोनॉमी के बारे में समझ ही नहीं है, अफसोसनाक बात है, बातें कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। वैसे नुमान वजीर साहब, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैंने कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट सेनेट फोरम फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च के एज अ मेंबर मैंने दिया है, आपको भी कॉपी भेज दूंगी। और ये जो एक बात है ना कि हर चीज़ पहली बार नहीं होती, ये जो जीरो से स्टार्ट है ना, जीरो स्टार्ट एंड धक्का स्टार्ट, मैं समझती हूँ कि हम इससे बाहर निकल आए, क्योंकि इससे पहले भी एनवॉइस की कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं और टारगेट्स दिए जाते रहे, फॉरेन ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मैं समझती हूँ जिस चीज़ की ज़रूरत है फॉरेन मिशंस की और उनकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो हो जाए और टारगेट्स दे दिए जाएंगे, मेरे ख्याल में हमारे होते हुए भी एक बहस हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो और टारगेट्स दिए जाएं।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल वो तो सभी लोग देखें आपके इस किस्म की चीज़ हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, एक कमर्शियल काउंसलर हर एम्बेसी में एक कमर्शियल काउंसलर है, बिल्कुल ऐसे। और कई दफा इस बात ने ये आइडिया दिया था कि कमर्शियल काउंसिल होने चाहिए, ये उनका इनिशिएटिव था बेनजीर भुट्टो साहब। कमर्शियल काउंसिल देखा ना, कमर्शियल काउंसिल का काम क्या है, उसका काम है इसका आपकी, लेकिन नहीं करते ना, आपने कितने हटाए सिफारशी कमर्शियल काउंसलर, अगर आप कह रहे हैं कारकर्दगी नहीं है, हटाए कितने अब तक? मैं आपको कामर साहब बताऊं, सब सिफारशी पॉलिटिकल लोग लगे हुए कमर्शियल काउंसिल्स। हमने कमर्शियल काउंसिल से एक कदम आगे चले गए, हमने एम्बेसडर्स को होल्ड किया। एम्बेसडर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग ट्रेड। ठीक है, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम एक बड़े टची इशू है, अहम इशू है हमारी सियासत का, कि जो रिपोर्ट आई है दी इकोनॉमिस्ट की, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत ज़वाल पजीर है। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि तीसरी मुसलसल ट्रांजिशन थी, लेकिन जमहूरियत जो वो ज़वाल पजीर क्यों है, और साथ ही साथ जो आला जो सियासी इक़दार थी वो क्यों गिर रही है, सियासी इखलाकी इक़दार क्यों गिर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। जो बयानबाजी है अब वो पोलराइजेशन के इस माहौल में बहुत ज़्यादा सियासी माहौल तल्ख होता जा रहा है। इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, कैसे सियासी माहौल बेहतर बनाया जाए, कैसे जमहूरियत को बेहतर बनाया जाए, इससे बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों ज़वाल पजीर है। 2 रोज़ पहले द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ज़वाल पजीर है, और जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 167 ममालिक की फहरिस्त में 112वें नंबर पर है, और यानी कि थर्ड कैटेगरी जो है उसमें रेटिंग में पाकिस्तान को दी गई है। मुसलसल तीसरी ट्रांजिशन है पाकिस्तान में, उसके बावजूद क्यों जमहूरियत ज़वाल पजीर है। और साथ ही साथ हम थोड़ा बात करेंगे सेगमेंट में कि पाकिस्तान में सियासी माहौल जो तल्ख होता जा रहा है पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, अफसोसनाक है ये मामला। जिस तरह के बयानात इस वक्त हम अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार की जमातों की तरफ से सुन रहे हैं। सैर कमरान साहिबा, क्या मामला है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो तल्ख सियासी माहौल है, क्या वजूहात हैं इसकी, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, जमहूरियत हमारी ज़वाल पजीर है? देखिए, जब तक हुकूमत इस फेज़ से बाहर नहीं निकलेगी कि हमने सब बुलडोज़ करना है और 18वीं तरमीम को जो है रोल बैक करना है और सूबों के अंदर इंतशार फैलाना है, जब ये कहते हैं कि सूबों के अंदर जो है हम अपनी जो है टास्क फोर्सेस बनाकर काम करेंगे और या सूबों की हुकूमत गिरा देंगे, और आप ये देखें कि कंटेम्प्ट है कोर्ट की, कि कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि आप चीफ मिनिस्टर का नाम जो है वो बाहर निकालें, ECL से बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बाहर निकालें, और हुकूमत ये कहती है कि नहीं हम नहीं निकालेंगे। मैं समझती हूँ हिले बहाने हैं। इस किस्म का माहौल हुकूमत खुद जो है कर रही है पैदा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं हर बुध को जो है वो पार्लियामेंट में आऊँगा। देखिए, पार्लियामेंट को पार्लिमानी रवैयों के ज़रिए मजबूत बनाया जाता है। आप वो फोरम है, आप वहाँ पर बैठ के बातचीत करें, अपने जो मसाइल हैं वहाँ तय करें, सबको साथ लेके चलें। जब आप खुद इस किस्म का माहौल बनाते हैं कि हमने बयानबाजी के ज़रिए ये माहौल बनाना है, हमने एलिगेशंस करना है, हमने सारा वक्त चोर डाकू की तस्वीर जो है वो लेके चलना है, तो फिर मैं कहूँगी कि माहौल बेहतर नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। शेख रोहेल असर साहब, किस तरफ जा रही है हमारी सियासत? हमारी सियासत में इखलाकी इक़्तिदार, एक दूसरे को चोर डाकू, डब्बू, चोर, शैतान कहना, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? असल में मैंने पहले भी अब्बास बात की थी कि अल्फाज बड़ा मैटर करते हैं। जब आप अल्फाज इस किस्म में इस्तेमाल करेंगे, और मैंने आपको बताया ठीक है अपोजिशन का काम है कि माहौल को बेहतर रखे, लेकिन इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ट्रेजरी बेंचेस की होती है। जब आप ट्रेजरी बेंचेस इस किस्म की गुफ्तगू होएगी तो फिर ऑब्वियसली आप यहाँ से भी वैसी गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि मैं अभी आप जो बात कर रहे थे, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैं उसमें सोच रहा था कि ठीक है, चलिए आप मुझ पर तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ, सब कुछ ठीक है। आपके अपने अलाइज जो हैं, GDA को देख लीजिए, उनकी रिजर्वेशन है, उनका अपने मामलात हैं, वो उस पर अपनी रखते हैं, और उन्होंने आपके सामने आज जो स्टेटमेंट दी है वो आपके सामने है। उसके बाद आप आ जाइए काफ लीग की तरफ, बरमला चॉइस फरमा चुके हैं, जो फरमा चुके हैं, जो स्टेटमेंट आ चुकी है वो आपके सामने है। और आपके घर की जो बातें थी वो टेप हुई, और उसके बाद वायरल हुई वो वीडियो, और उसके बाद वो सामने आ गई, वो भी आपके सामने है। आप उसके बाद मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब भी आपके उस इत्तेहाद में शामिल थे, उनका भी। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि
एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप पे एतमाद नहीं है। दूसरा कि आपकी गुफ्तगू, आपका रवैया उनके साथ भी ऐसा ही है जैसा आपकी दूसरी सियासी जमातों के साथ। ठीक, मैं तो मानता हूं कोई मिसाक के अखलाकियात नहीं होना चाहिए। अब मौका नहीं आ गया ऐसा कि हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं गुजारिश आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, इतने ज़्यादा इसमें अपने जहन पे सवार न कीजिए। दुनिया की असम्बलियों में होता है, दुनिया की पार्लियामेंट्स में भी ये होता है कि एक दूसरे के साथ तलखियाँ होती हैं, तो अलकाबात अक्सर ऑब्वियसली। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। लेकिन जब आप किसी एक जमात को या किसी दूसरी जमात को, जिसको आप शजर ममनून तसव्वुर करेंगे और सारा गंद आप उसके ऊपर फेंक देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में आप उसको जब दीवार के साथ लगाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी बात है। फिर आप दूसरी तरफ से भी उसी चीज़ की तवक्को कीजिए। लेकिन अगर आप देखें ना, अगर आप माहौल को अच्छा रखेंगे, मिसाल के तौर पर आपने परवेज़ खटक साहब का नाम लिया। परवेज़ खटक साहब ने तकरीर की, बड़ी खूबसूरत तकरीर की और बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और आपस में रवाबत को बढ़ाने की बात की। लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए, वैसे ही अपना कंधा पेश किया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब दूसरी तरफ से किसी और ने कोई गुफ्तगू की, वो ऐसी गुफ्तगू थी जिसपे आप फिर खामोश नहीं रह सकते। फिर उस पर आवाज़ आना या उस पर उस किस्म के अल्फाज का अदा होना वो एक लाजमी जुज़ है। ठीक है नुमान वज़ीर साहब, आप रोक नहीं सकते। फिर आप इसके लिए सर वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूँगा कंक्लूड कर लें अगर नुमान वज़ीर साहब सारी डिस्कशन को, कि फिर कैसे आगे बढ़ा जाए इस सारे मामले में, चूंकि तलखी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए मेरे ख्याल में ये तलखी जो बढ़ती जा रही है बहुत ही गलत बात है, वेदर अपोजिशन की तरफ से हो और या ट्रेजरी को हमारे पर ज़्यादा हमारे पर जिम्मेदारी आती है कि वी हैव टू कंट्रोल इट और इसको हमने कटेल करना है, रोकना है। ओवरऑल जो मैं आपको देखता हूँ कि आप जमहूरियत पाकिस्तान में डिटोरेट होती गई है ना, एक बड़ा क्लियर मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों अपोजिशन ने रिक्वेजिशन किया इकॉनमी पर, सेनेट रिक्वेजिशन की, 10 दिन चला सेनेट, मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च किया गया उसके ऊपर, कुछ फैसला नहीं, नो डिसीजन वाज टेकन। इस किस्म की एक्टिविटी, आप 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 18th अमेंडमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें KPK को हुआ। वर्कर वेलफेयर फंड सारा कराची सिंध में पठान मजदूर काम करता है, पैसा सिंध गवर्नमेंट लेती है, फैमिली उनकी यहाँ होती है। ड्रैप आपने बनाया, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, परमिशन सब्जेक्ट था, सब अभी भी फेडरल है, 15% इंक्रीज है, फेडरल ने किया, ये तो परमिशन सब्जेक्ट था। तो वो 18th अमेंडमेंट हैज़ टू बी रिविजिटेड। उसको जो उसमें गलतियां कोई कुरानिक कोई चीज़ नहीं है, ये इट कैन बी रिविजिटेड, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल आपको, चूंकि आपका टाइम भी खत्म होता है, मैं एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी आकर जब मैं सेनेट या पार्लियामेंट को देखता हूँ ना, आई डोंट सी एनी सच सॉर्ट ऑफ फ्रूटफुल डिस्कशन जहां आप सही किस्म की डिस्कशन कर एक डिसीजन पर आते हैं और उसको आगे चलाते हैं, बोथ ऑन द साइड ऑफ द अपोजिशन। जब मैं अपोजिशन में था वहां भी हमारा यही रवैया था, अब भी हम देखते हैं अपोजिशन यही रवैया। दिस नॉट राइट, इसको ठीक करना है, इसको सबने ठीक है। सैर कमरान साहब बैठी हैं, शी इज फ्रॉम द NGO सेक्टर की है, ये हमें बड़ा पॉजिटिवली इस चीज़ों को देखकर आगे चलना है। और इसको अगर आप पार्लियामेंट को इन द रियल सेंस चलाना है, वहाँ फैक्ट्स पर, नॉट ऑन रिटोरिक, फैक्ट्स पर डिस्कशन कर कंक्लूड करना चाहिए किसी चीज़ पर, और उसको लेकर एक लेजिस्लेशन लॉ बनना चाहिए, जो ये नहीं होता। बहुत शुक्रिया सेनेटर नुमान वज़ीर साहब आपका, शेख रोहेल असगर साहब आपका और सेनेटर सैर कमरान साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनन पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, जमहूरियत को आगे बढ़ना है, लेकिन जो सियासी तलखी है उसे कम करने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी ट्रेजरी की है, गवर्नमेंट साइड की है, लेकिन अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो फ्रूटफुल डिस्कशंस होनी चाहिए, इशू बेस्ड डिस्कशंस होनी चाहिए, ना कि पार्लियामेंट को एक डिबेटिंग क्लब बना दिया जाए। और बिलखुसूस इस वक्त जो एक दूसरे को अलकाबात बहुत ज़्यादा गलत से एक दूसरे को पुकारा जा रहा है, ये काम ख़त्म होना चाहिए और सियासी जमातों को इशूज़ पे सियासत करनी चाहिए। आज के शो में इतना ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।